गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। ये मोस्ट कॉमन होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का। वैसे बहुत सारे टाइप के मतलब होते हैं ऑक्सीडेशन, बट ये बीटा ऑक्सीडेशन जो होता है फैटी एसिड का वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, मान लो कि ये एक कार्बन चेन है 6 कार्बन का। यहाँ पे एक 1 2 3 4 5 6 और जो कार्बन तुम्हारा COH ग्रुप से अटैच होता है वो अल्फा होता है, फिर बीटा, फिर गामा एंड देन डेल्टा। यहाँ पे बोल रहा है कि सक्सेसिव रिमूवल ऑफ द 2 कार्बन कंपाउंड, जिसको अपन बोल रहे हैं एसिटाइल कोएंजाइम है। इसका मतलब क्या है कि सक्सेसिव रिमूवल ऑफ 2 कार्बन कंपाउंड। देखो, जो फैटी एसिड टूट रहा है ना, तो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है और उस हर राउंड में 2 कार्बन अलग होता जाता है। और जो 2 कार्बन अलग हो रहा है वो तुम्हारा एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग नीचे जाएंगे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन जो होता है वो बीटा कार्बन पे होता है। ये जो कार्बन है ना, इस बीटा कार्बन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है। और क्लीवेज जो होता है वो अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में होता है। बेसिकली हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर इस पूरे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में होता क्या है। सबसे पहले बीटा कार्बन ऑक्सीडाइज होता है और ये एक डबल बॉन्ड बना लेता है। फिर उसके बाद उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं जो कि OH ग्रुप हो गया, तो उसकी वजह से वो बीटा हाइड्रोक्सिल हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिर से उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो बीटा कीटो एसाइल हो जाता है, और थायोलाइसिस करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाता है। ये क्लियर करते हैं हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ। मान लो कि तुम्हारे पास एक पीछे वाला ही एग्जाम्पल हमने ले रखा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है जहाँ पे COH, हमारे पास यहाँ पे 5 कार्बन है। बेसिकली वहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे 5 कार्बन है। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। सबसे पहले हमने बोला कि इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे बीटा कार्बन का। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, हमने 11th-12th में पढ़ रखा है ऐसा कि ऑक्सीडेशन होने के बाद तुम्हारा डबल बॉन्ड बन जाता है। तो यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड बन गया। फिर यहाँ पे जो हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करते हैं OH ग्रुप, तो इसके बाद क्या हुआ कि डबल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे कटायन बनेगा। कटायन पे जाके तुम्हारा OH माइनस वाला पार्ट जो है वो आकर जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा तुम्हारा बीटा हाइड्रोक्सिल। इसको अगर हम लोग फिर से ऑक्सीडाइज करेंगे, तो अगर इसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं तो ये क्या बनेगा, ये बनना ही चाहिए तुम्हारा कीटो ग्रुप ही बनना चाहिए, क्योंकि ये बीच में इधर भी कार्बन है, इसलिए कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं बीटा कीटो एसाइल। उसके बाद इसका थायोलाइसिस होता है। थायोलाइसिस का मतलब होता है बॉन्ड क्लीवेज। तो देखो यहाँ पे थायोलाइसिस किसका होगा, अल्फा और बीटा कार्बन के बीच में। अल्फा और बीटा कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, और ये बॉन्ड टूटने की वजह से ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट अलग हो जाएगा। तो ये पार्ट अलग हो गया। बेसिकली जो हमारे पास जो कार्बन चेन था पूरा ये जो हमारे पास बेसिकली कार्बन चेन था, इसमें से अब 2 कार्बन जो है वो कम हो चुका है। और वो 2 कार्बन जो कम हुआ है वो किसकी फॉर्म में बाहर निकला है, एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में बाहर निकला है। तो ये हो गया हमारा। और ऐसे करते करते हम लोग इसको तब तक ऑक्सीडाइज करते जाएंगे। अब यहाँ तक पहले 2 निकला, फिर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर इसमें से 2 निकलेगा, फिर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, फिर इसमें 2 निकलेगा। और ये तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा पूरा ऑक्सीडाइज नहीं हो जाता है। बेसिकली हमारा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में 3 स्टेप्स होता है। सबसे पहले हम लोग को एक्टिवेट करना होता है फैटी एसिड को, दूसरा ट्रांसपोर्ट करना होता है, और तीसरा जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर होता है। हमने जो भी पढ़ा एग्जाम्पल के रूप में या फिर एग्जाम्पल लिखकर जो भी हम बता रहे थे, वो बेसिकली होता है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर ही, जो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका एक्टिवेशन देखेंगे कि एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सबसे पहले फैटी एसिड एक्टिवेट कैसे होता है, तो फैटी एसिड सबसे पहले थायोकाइनेज के प्रेजेंस में ये एसाइल एडिनाइलेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर एसाइल एडिनाइलेट जो है वो एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज, या फिर एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है, यहाँ पे जब तुम्हारा फैटी एसिड एसाइल एडिनाइलेट में कन्वर्ट हो रहा था, तो बेसिकली ये होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि जो फैटी एसिड होता है, ये फैटी एसिड तुम्हारा बेसिकली ATP के साथ मिलके, बोल सकते हो ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, बेसिकली फैटी एसिड के साथ मिलके थायोकाइनेज के प्रेजेंस में असाइल एडिनाइलेट प्लस PPI में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारा अभी एक ATP हमने यूज़ किया यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा थायोकाइनेज के प्रेजेंस में असाइल एडिनाइलेट बना और PPI बन गया। इसके बाद वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फिर से हम लोग यही एंजाइम यूज़ कर रहे हैं, थायोकाइनेज ही। और उसके बाद यहाँ पे लेकिन एक और चीज़ है, यहाँ पे हम लोग ना साथ में कोएंजाइम ए सल्फाइड्रीन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोएंजाइम ए सल्फाइड्रीन भी हम लोग इसी के साथ यूज़ करें। जैसे हम लोग ATP लिए ना, हालांकि ये टेक्निकली हो सकता है गलत हो,
लेकिन समझने के लिए बस आई एम टेलिंग यू। तो यहाँ पे कोई एंजाइम है सल्फहाइड्रिन, बेसिकली एसाइल एडिनाइलेट के साथ बेसिकली हम लोग इसको रिएक्ट करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ थायोकाइनेज। असाइल कोई एंजाइम है सिंथेटेज के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एएमपी बन रहा है और साथ में असाइल कोई एंजाइम ए बन रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेसिकली, फिर से समझो कि यहाँ पे जो तुम्हारा फैटी एसिड था, फैटी एसिड तुम्हारा बेसिकली किस में कन्वर्ट हो रहा है? असाइल कोई एंजाइम ए में, अगर हम लोग एज अ होल बात करेंगे तो। और दोनों में एंजाइम तो बेसिकली सेम ही यूज़ हो रहा था, थायोकाइनेज। बीच में हमारा एसाइल एडिनाइलेट बन रहा था, पर हम लोग अभी एज अ होल अगर बात करें तो फैटी एसिड को हम लोग को एसाइल कोएंजाइम ए में ही तो कन्वर्ट करना है। जब ये एसाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब ये एक्टिवेट हो गया है बेसिकली। तो इसको एक्टिवेट करने में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक एटीपी ले रहे हैं। वो हमारा एटीपी जो है बेसिकली वो हमारा पीपीआई प्लस एएमपी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग पीपीआई प्लस एएमपी में कन्वर्ट करा रहे हैं, ये बेसिकली जो है ना, ये हमारा बेसिकली 2 एटीपी के इक्वल होता है। तो बेसिकली ये 2 एटीपी यूटिलाइज कर रहा है, तब जाके फैटी एसिड जो है वो असाइल कोएंजाइम ए में को एक्टिवेट कर पा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये 2 एटीपी को यूटिलाइज करता है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करेंगे तो हमारा एक्टिवेट हो चुका है ऊपर फैटी एसिड। उसके बाद हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। असाइल कोएंजाइम ए देखो डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है, ट्रांसलोकेज के थ्रू पास नहीं हो, मतलब डायरेक्टली पास नहीं हो सकता है। इसलिए हम लोग इसको सबसे पहले कार्निटीन के साथ रिएक्ट कराते हैं, कार्निटीन के साथ इसको अटैच कराते हैं, कंबाइन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1। तो कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 या फिर CAT1 के प्रेजेंस में ये असाइल कार्निटिन बन जाता है, और फिर उसके बाद ये ट्रांसलोकेज के प्रेजेंस में अंदर आ जाता है असाइल कार्निटिन। असाइल कार्निटिन जो होता है बाद में कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 2 के प्रेजेंस में कार्निटिन अलग निकल जाता है और असाइल कोएंजाइम में अंदर आ जाता है। हमें कार्निटिन को इसके साथ जोड़ना नहीं है, हमें बस इसको अंदर लाना था, इसलिए हमने कार्निटीन के साथ इसको जोड़ा है। तो अब असाइल कोएंजाइम में आ गया ट्रांसपोर्ट होकर अंदर। अब चलता है हमारा बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर, जिसमें 4 स्टेप्स होता है। पहला होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, फिर होता है तुम्हारा हाइड्रेशन, फिर होता है तुम्हारा ऑक्सीडेशन, फिर होता है तुम्हारा क्लीवेज। ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था जहाँ पे हम लोग उसको ऑक्सीडेशन करा के डबल बॉन्ड बना रहे थे, फिर उसका हम लोग क्या कर रहे थे, OH ग्रुप ऐड करवा रहे थे। तो OH ग्रुप ऐड करवाने के बाद हम लोग क्या कर रहे थे, उसका ऑक्सीडेशन फिर से करके उसको कीटो में कन्वर्ट कर रहे थे, कीटो ग्रुप में। और फिर उसका क्या कर रहे थे, क्लीवेज बेसिकली थायोलाइसिस कर रहे थे, मतलब बॉन्ड को तोड़ रहे थे। ये वही है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, फिर क्लीवेज। OHO, तो इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, OHOC, पहला पहला वर्ड लेना है, ऐसे याद कर सकते हैं। हालांकि समझ जाओगे तो फिर इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। असाइल कोएंजाइम ए बेसिकली जो होता है, ये सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में हो रहा है। ऑब्वियसली हम लोग ट्रांसपोर्ट करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में ही तो लेकर आए हैं। और यहाँ पे असाइल कोएंजाइम में सबसे पहले ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे तुम्हारा एक एफएडी जो होता है वो FADH2 में कन्वर्ट हो रहा होता है, ठीक है, बस अभी इतना याद रखो। फिर ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए जो है वो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ट्रांस इनोल कोएंजाइम ए में। यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रेशन हो रहा है, और इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज के प्रेजेंस में, इनोइल कोएंजाइम ए हाइड्रेटेज के प्रेजेंस में ये क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए। ये बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए का फिर से ऑक्सीडेशन होगा और वो कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो रहा था, तो कीटो असाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजनेज। उसके बाद यहाँ पे NAD प्लस जो है वो NADH प्लस H प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बन जाएगा। कीटो एसाइल कोएंजाइम ए थायोलेज के प्रेजेंस में इसमें कन्वर्ट हो रहा था, एसाइल कोएंजाइम ए, और एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारा TCA साइकिल में एंटर करेगा और वहाँ से हम लोगों को ATP ला कर देगा। हमारे पास एक FADH2 बना था और हमारे पास एक NADH बना था। एक FADH2 से हमारा 1.5 ATP मिलता है और एक NADH से हमारे पास 2.5 ATP मिलता है। ऑब्वियसली ये ATC से ही आता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके एनर्जेटिक्स के बारे में। तो बेसिकली इसका एनर्जेटिक्स हम लोग पाल्मिटिक एसिड से देखते हैं। पाल्मिटिक एसिड में अराउंड 16 कार्बन होता है, तो 16 कार्बन होता है पाल्मिटिक एसिड के अंदर में। तो इसको हम लोग को अब ऑक्सीडाइज करना होगा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का यूज़ करके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बोला था कि 2 कार्बन को रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो तुम रिमूव करो,
2 कार्बन, पहला वाला जब रिएक्शन होगा तो उसमें 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 2 कार्बन। तो ऐसा कितना बार हम लोग को करना पड़ेगा? तो 8 टाइम्स अगर करेंगे हम लोग तब जाके हम लोग को 8, मतलब बेसिकली हम लोग को कितना एसिटाइल कोएंजाइम मिल रहा है ये बात कर रहे हैं। तो 2-2 अगर हम लोग करेंगे तो एक बार में कितना निकला? 2, फिर दूसरी बार में कितना निकला? 3, फिर से 2 निकला, फिर तीसरी बार में भी 2 निकला, फिर चौथी बार में भी 2 निकला। ऐसे करते करते हम लोग इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल एसिटाइल कोएंजाइम में कितना आया? 8। ठीक है, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? कि मान लो कि तुम्हारे पास 16 कार्बन है, ठीक है, और मैंने ये बोला कि हर एक स्टेप में क्या करना है हम लोगों को? 2-2 कार्बन रिमूव करना है इन द फॉर्म ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में। तो मान लो हम इसमें से 2 कार्बन रिमूव कर दिए, कितना होगा? 6 में से 2 घटा 4, फिर 2 रिमूव किए, कितना होगा? 12, फिर 2 रिमूव किए, कितना होगा? 10, फिर 2 रिमूव किए, कितना होगा? 8, फिर 2 रिमूव किए, कितना होगा? 6, फिर 2 रिमूव किए, कितना हो जाएगा? 4, और फिर 2 रिमूव करेंगे, कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, तो 2-2 कार्बन हम लोग बेसिकली हम कार्बन के नंबर्स को दिखा रहे थे। तो एक ये बना हमारे एसिटाइल कोएंजाइम में, एक ये बना एसिटाइल कोएंजाइम में, एक ये बना एसिटाइल कोएंजाइम में, एक ये बना एसिटाइल कोएंजाइम में, ये बना, ये बना, ये और ये। इसको काउंट करो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में हमारा बन रहा है, राइट। तो 8 एसिटाइल कोएंजाइम में अगर हमारा टीसीए साइकिल में एंटर करेगा तो कितना होगा? 80 एटीपी रिलीज होगा। बात ये हो रही है कि यहाँ पे 7 FADH2 क्यों आ रहा है और 7 NADH2 क्यों आ रहा है? ये तो हमें समझ में आ गया कि अभी हमने देखा था कि एक FADH2 बन रहा था हमारा बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर में और एक NADH बन रहा था हमारा। लेकिन अगर यहाँ पे 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है तो 7 ही क्यों आ रहा है? देखो ध्यान से सुनो। बेसिकली होता क्या है कि मैंने बोला कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेप जो आया, ठीक है, स्टेरिक हम लोग पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? फर्स्ट स्टेप में तुम्हारा 2 कार्बन बना और प्लस जो तुम्हारा चेन था वो बना, ठीक है। सेकेंड स्टेप जब तुम्हारा आया तो उसमें तुम्हारा मान लो कि 16 कार्बन था, तो अभी 2 कार्बन के बाद कितना हुआ? 14 कार्बन, ठीक है। ये हुआ बेसिकली एक रिएक्शन जिसमें तुम्हारा एक NADH और एक FADH2 बनेगा, ठीक है। फिर तुम्हारे पास सेकेंड स्टेट आया तो ये 2 खत्म हो चुका है, तो हमारे पास कितना होगा? अब फिर से 2 कार्बन बनेगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 कार्बन, राइट। तो यहाँ पे भी कितना बना हमारे पास? सेम। फिर थर्ड आएगा हमारे पास, फिर फोर्थ आएगा, फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवेंथ, और ऐसे करके हमारे पास ऐसे हमारे सारे रिएक्शन लिखते चलते हैं। तो यहाँ पे भी फिर से 2 कार्बन आया, फिर से कितना बचा? 10 कार्बन। फिर से 2 कार्बन आया, फिर कितना बचा? 8 कार्बन। फिर से 2 कार्बन आया, हमारे पास कितना बचा? 6 कार्बन। फिर से 2 कार्बन आया, हमारे पास कितना बचा? 4 कार्बन। फिर से जब आया तो 2 कार्बन बाहर निकला, कितना बचा? 2 कार्बन। तो कितना हुआ स्टेप्स? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ। तो सेवेंथ वाला जो हमारा स्टेप है उसमें 2-2 आ रहा है, 2 एसिटाइल कोएंजाइम ये एक ही स्टेप में आ गया है। तो अगर हम लोग सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो एक NADH और एक FADH2 बन रहा है। थर्ड स्टेप में देखेंगे इसमें भी एक NADH और एक FADH2 बन रहा है। फोर्थ स्टेप में देखेंगे इसमें भी एक NADH एक FADH2 बन रहा है। इसमें भी एक एक ही बन रहा है, इसमें भी एक एक ही बनेगा। भले ही इसमें 2 एसिटाइल कोएंजाइम में बन रहा है पर रिएक्शन तो एक ही हो रहा है ना। इसमें भी तुम्हारा एक FADH2 और एक NADH2 ही बनेगा। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल हमारे पास 7 NADH बन रहा है और 7 FADH2 ही बन रहा है। और हमें पता है कि एक FADH2 जो होता है 1.5 ATP रिलीज़ करता है जब वो ETC में घुसता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर में। तो 7 कितना प्रोड्यूस करेगा? 10.5 ATP। 7 NADH अगर आ रहा है तो 7 इंटू 2.5 कितना आएगा? 17.5 ATP। टोटल कितना हो जाता है? 28 ATP। ATP जनरेटेड इज हाउ मच? 108 ATP। ATP यूटिलाइज कितना हो रहा था? 2 ATP। अब यूटिलाइज 2 ATP कहाँ हो रहा था? जब तुम्हें याद है कि हमने बताया था जब हम लोग एक्टिवेट करा रहे थे बेसिकली एसिटाइल कोएंजाइम को, सॉरी फैटी एसिड को, जब हम लोग एक्टिवेट करा रहे थे उस समय मैंने बताया था कि तुम्हारा ATP जो है बेसिकली वो तुम्हारा टूट रहा था AMP के अंदर में प्लस PPI में। अगर याद नहीं आ रहा तो पीछे जाओ, पीछे जाकर देखो कि हमने बताया है कि AMP प्लस PPI में कन्वर्ट हो रहा था जो कि तुम्हारा 2 ATP के इक्वल था एक्टिवेशन के टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ATP यूटिलाइज हो रहा है, तो नेट ATP जो यहाँ पे सिंथेसिस हो रहा है वो हो रहा है 106 ATP। और स्टेरिक एसिड का लोग खुद से करके बताओ
इसमें 18 कार्बन होता है और इसका आंसर 120 ATP है। अब बात करते हैं इसके रेगुलेशन की, ठीक है। तो कार्निटाइन जो कार्निटिन शटल सिस्टम होता है वहीं पे इसको रेगुलेट किया जाता है। अब बात ये आता है कि भाई कार्निटिन शटल सिस्टम कहाँ था? वही था क्या जहाँ पे हम लोग इसको अंदर घुसा रहे थे, कार्निटिन का अटैचमेंट करा के CAT1 एंड CAT2 वगैरह यूज़ कर रहे थे, कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1, बेसिकली ट्रांसपोर्ट में जो हम लोग यूज़ कर रहे थे, राइट ना। ट्रांसपोर्ट वाले में ही तो यूज़ हो रहा था ना ये कार्निटिन शटल सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग अगर देखते हैं, दो कंडीशन आता है बेसिकली जो इसके रेगुलेशन में। सबसे पहला आता है जब हम लोग वेल फेड स्टेट में रहते हैं, अच्छे से खाना पीना खा रखे, उस समय क्या होता है कि इंसुलिन बहुत, देखो हम लोग जब खाना खाते हैं तो ग्लूकोज का अमाउंट हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उससे उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन को सिक्रेट करेगा। बेटा सेल जो होता है इंसुलिन को सिक्रेट करता है, इंसुलिन का अमाउंट बढ़ जाता है। इंसुलिन क्या करता है कि ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है। तो ग्लूकोज को जब सेल के अंदर भेजेगा तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से अंदर जब वो सेल के जाएगा तो वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और उसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर ग्लाइकोलिसिस बढ़ रहा है तो पायरूवेट भी तो बढ़ेगा अंदर सेल में। अगर पायरूवेट बढ़ेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम ए भी तो बढ़ेगा। और अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए बढ़ रहा है तो यही तो हमको चाहिए फैटी एसिड के सिंथेसिस के लिए। तो फैटी एसिड का सिंथेसिस होने लगता है। जब फैटी एसिड का सिंथेसिस ज़्यादा होने लगेगा तो मेलोनिल कोएंजाइम ए का अमाउंट बढ़ जाता है। और ये जो मेलोनिल कोएंजाइम ए होता है ये इनहिबिट करता है तुम्हारा कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 को। अगर कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 ही खराब हो जाएगा, मतलब बेसिकली बहुत कम हो जा रहा है इसका, ये इनहिबिट कर रहा है क्योंकि इसको, तो फिर तुम्हारा क्या ट्रांसपोर्ट होकर अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि हमने देखा था कि वो उसके साथ बाइंड कर रहा था। देखो यहाँ पे कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 के प्रेजेंस में ही तो कार्निटिन असाइल को एंजाइम के साथ बाइंड करके असाइल कार्निटिन बन रहा था और अंदर की तरफ आ रहा था। अगर इसी एंजाइम को वो इनहिबिट कर देगा तो फिर उसके बाद कौन इनहिबिट कर रहा है? मेलोनिल को एंजाइम है। तो अगर इसको इनहिबिट कर देगा तो बेसिकली ये अंदर जा ही नहीं पाएगा, तो फैटी एसिड, सॉरी, अगर ये अंदर जा ही नहीं पाएगा तो फिर क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कम हो जाएगा। फास्टिंग स्टेट में क्या होता है कि हमारा जो इंसुलिन होता है बेसिकली कम होता है लेकिन ग्लूकागॉन ज़्यादा रहेगा। तो इस टाइम पे ये फैटी एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देता है। फैटी एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट क्यों कर रहा है? भाई तुम्हारे पास पहले से ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ फूड है, अब तुम उसको स्टोर थोड़ी करोगे। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारा बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो गया था हमारी बॉडी में, तो इसलिए हम लोग उसको बेसिकली स्टोर करके रख रहे थे। फैटी एसिड का सिंथेसिस इसलिए कर रहे थे क्योंकि हम लोग ग्लूकोज को स्टोर कर रहे थे इस फॉर्म में। पर अभी हमारे पास इतना ग्लूकोज है ही नहीं कि हम लोग स्टोर करेंगे। अभी हम लोग को तो एनर्जी चाहिए, जितना भी फैटी एसिड बचा हुआ है उसको तो यूटिलाइज करो एनर्जी के लिए। तो इसलिए यहाँ पे जब ग्लूकागॉन ज़्यादा रहता है, और ग्लूकागॉन ज़्यादा होता ही कब है? फास्टिंग स्टेज में। तो जब ग्लूकागॉन ज़्यादा होता है तो बेसिकली ये इनहिबिट कर देगा तुम्हारा फैटी एसिड के सिंथेसिस को। तो मेलोनिल कोएंजाइम ए बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो फिर इसकी वजह से कार्निटिन असाइल ट्रांसफरेज 1 बढ़ेगा और इसकी वजह से फिर उसके बाद क्या होगा, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अच्छा खासा बढ़ जाएगा और फिर तुमको एनर्जी मिलेगा। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा ये देख लो कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन बहुत सारा टाइप का होता है। जैसे हमने पढ़ा था बीटा ऑक्सीडेशन जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एक अल्फा ऑक्सीडेशन भी होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर पेरोक्सीसोम्स में देखने को मिलता है, एक ओमेगा ऑक्सीडेशन होता है जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइक्रोसोम्स में दिखता है, ऑड चेन फैटी एसिड का होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होता है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड का भी होता है तुम्हारा पेरोक्सीसोम में। अब क्लिनिकल्स मैं सोच रही हूँ कि अगली वीडियोज़ में डालूंगी क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर तुम्हें ये अच्छे से समझ आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।